गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम प्रसार गतिविधियाँ पढ़ रहे थे जिसमें आज हम गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रयासों के फलस्वरूप ही भारत को आज़ादी मिली थी और हम आज़ाद भारत की हवा में आज़ाद भारत की खुली हवा में सांस ले पाए थे। गांधी जी न केवल एक वकील, राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, अपितु समाज सुधारक भी थे। उनका मानना था कि भारत गांव प्रधान देश है और जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास भी असंभव सा है, उसकी कल्पना भी असंभव है। भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करने के लिए गांधी जी का यह कथन अत्यंत स्मरणीय है कि श्रम के बगैर संपदा, आत्मा के बगैर आनंद, मानवता के बगैर विज्ञान, चरित्र के बगैर ज्ञान, सिद्धांतों के बगैर राजनीति, नैतिकता के बगैर व्यापार और त्याग बलिदान के बगैर पूजा अर्चना, ये 7 सबसे बड़े जघन्य पाप हैं। गांधी जी के अनुरूप ये सारे जो मुख्य 7 चीज़ें जो बताई गई हैं वह सबसे बड़े जघन्य अपराध या पाप के रूप में माना था उन्होंने, जिनके चलते किसी भी राष्ट्र की उन्नति या विकास संभव नहीं है। गांधी जी की प्रेरणा के फलस्वरूप ही सर्वप्रथम 1919 से 1919 से 1922 के बीच असहयोग आंदोलन हुआ था। तब महिलाएं जो थीं उस समय पर्दा प्रथा दक्षिणी सी विचारों की में दबी हुई थीं, उन्हें उन विचारों को त्याग कर घरों से पहली बार बाहर निकली थी और आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू जैसी जो महिला नेताएं थीं वो इसी काल में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। 1920 में गांधी जी ने वर्धा की स्थापना की थी, सेवाग्राम की, और अपने रचनात्मक कार्यक्रमों का उसे केंद्र बनाया था। गांधी जी सच्चे अर्थों में समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने ऐसी गांव की कल्पना की थी जिसमें सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहे हैं और श्रम करें और सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन करें। और इसी आधार पर उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव किया था और उनके उद्देश्य निर्धारित किए थे। अगर हम उनके उद्देश्य, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों के उद्देश्यों की बात करें तो मुख्य रूप से उसमें आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावना का विकास करना, समाज के तिरस्कृत, दलित और अछूत लोगों को उनका अधिकार दिलाना आता है, गांवों के सर्वांगीण विकास और ग्रामीणों के कल्याण हेतु योजनाएं चलाना, देश भर में उनका क्रियान्वयन करना, बिक्री व्यवस्था में बिचौलियों का अस्तित्व समाप्त करना, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शोषण से मुक्त कराना, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, उसके लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों की स्थापना करना जिससे वे धनोपार्जन करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, उत्पादनों का विकेंद्रीकरण और आर्थिक लाभों का समान वितरण करना, समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों, गलत परंपराओं से लोगों को छुटकारा दिलाना, ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा पर बल देना, सांप्रदायिक एकता की भावना को विकसित करना, महिलाओं की दशा को सुधारने, उन्हें अधिकार दिलाने में उनकी मदद करना, किसानों को अपने उत्पादनों को बेचने के लिए बिक्री केंद्रों की स्थापना करवाना, ग्रामीणों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध करवाना,
ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, मातृभाषा के प्रति लोगों में सम्मान की भावना उत्पन्न करना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, किसानों, श्रमिकों, लघु एवं गृह उद्योग कर्मियों आदि का संगठन बनाना, शराबखोरी, नशाखोरी आदि से मुक्ति दिलाने के लिए भी योजनाएं बनाना, स्त्री पुरुष को समानता का अधिकार दिलाना। ये लगभग 18 सूत्री कार्यक्रम थे गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों के, जिनके मुख्य उद्देश्य जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो गतिविधियां आयोजित की वह मुख्य रूप से उनमें आता है कि गांधी जी के पूर्ण स्वराज्य चाहते थे और इसी तहत उन्होंने उनकी जो धारणा थी उसमें उनका मानना था कि बहुमुखी और बहुपक्षीय कार्यक्रम जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं इन गतिविधियों के अंतर्गत, रचनात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत। ऊंच नीच का भेदभाव जो है, अंधविश्वास है, सामंत और जमींदारी वर्ग जो है, इन सब की भावनाओं को, इन आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए उन्होंने जो गतिविधियां आयोजित की उनमें फर्स्ट आती है धन का समान वितरण और उत्पादनों का विकेंद्रीकरण। धन का समान वितरण एवं उत्पादनों का विकेंद्रीकरण। उनका मानना था कि जनता में धन का समान वितरण होना चाहिए और यह कार्य न तो किसी ज़बरदस्ती से किया जा सकता है और न ही कानूनी कार्रवाई के द्वारा किया जा सकता है। लोगों को समझा बुझाकर उनका हृदय परिवर्तन करके ही इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। किसान अपने उत्पादन की बिक्री स्वयं करें, बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं हो, ताकि ठगी का जो काम है वो कम हो सके। क्योंकि किसान है जो हाड़ तोड़ मेहनत करता है, धन उपजाता है, और बिचौलिए जो होते हैं वो बैठे बैठे लाभ कमाते हैं। बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो तो मेहनत करने वाले किसान को उसके उत्पादन का पूरा पैसा मिल सके। वे चाहते थे कि किसान अपने जितना भी उत्पादन है, जैसे फल, सब्जी, दूध, शहद आदि का उपभोग स्वयं भी करे और स्वस्थ भी रहे। इसी उद्देश्य से उन्होंने धन का समान वितरण और उत्पादन का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत बनाया था। दूसरा, छुआछूत से आज़ादी। गांधी जी छुआछूत को घोर अपराध मानते थे। जात पात उनके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता था, सबसे मिलते जुलते थे, अछूतों से कोई परहेज नहीं करते थे। सेवाग्राम या सत्याग्रह आश्रम में ऊंच नीच छुआछूत का कोई भेद नहीं होता था। आश्रमवासी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे। वे स्वयं ही, गांधी जी स्वयं ही हरिजनों के शौचालयों का निरीक्षण करने जाया करते थे। इसी कारण से नेक्स्ट सिद्धांत आता है शोषण से आज़ादी। अमीर और गरीब की जो खाई थी वो बहुत गहरी थी उस समय, आज़ादी के समय। एक और धनी लोग बहुत अधिक धनवान थे और दूसरा गरीब लोग और अधिक गरीब। अमीरी गरीबी की जो ये खाई थी उसे समाप्त करना उनके अकॉर्डिंग बहुत अत्यंत आवश्यक था। इसलिए उन्होंने पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन का काफ़ी प्रयास किया। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वह अपनी संपत्ति गरीबों के उत्थान में लगा दें। गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो था वो सामाजिक विभेद की देन था। उनका मानना था कि सभी संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का नहीं अपितु पूर्ण समाज का समान अधिकार है। कोई किसी का शोषण नहीं करे। ज्ञान दान, श्रम दान, भूदान, ग्राम दान उन्हीं के द्वारा चलाए गए रचनात्मक विचारधाराएं थी। उन्होंने लोगों से काफ़ी अनुरोध किया कि वो जिनके पास अपनी आवश्यकता पूर्ति के पश्चात भी बहुत अधिक धन है वो लोगों को धन का दान करें।
जो श्रम कर सकते हैं, उनकी इतनी क्षमताएं हैं कि वो श्रम कर सकते हैं, तो वह लोगों को श्रम का दान करें। नेक्स्ट आता है स्वावलंबन पर बल देना। आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों की स्थापना पर अत्यधिक बल दिया गया। हथकरघा उद्योग, सूत काटना, गुड़ बनाना, मोमबत्तियाँ बनाना, साबुन बनाना, तेल पेरना, चमड़े की छोटी मोटी वस्तुएं बनाना, मसाला पीसना आदि ऐसे कई छोटे छोटे कार्य हैं जो व्यक्ति अपने स्तर पर कार्य कर सकता है और अपना रोजगार स्वयं चला सकता है और अपनी धनोपार्जन में वृद्धि कर सकता है। उन्होंने लोगों को खाली समय में धनोपार्जन के विविध तरीके बताए और उनके प्रशिक्षण की भी उन्होंने व्यवस्थाएं की था। इसी का तो परिणाम था कि घर घर में तकली और चरखे से सूत काता जाने लगा था। उस समय गांधी जी का चरखा गांव गांव ढाणी ढाणी में प्रसिद्ध हुआ था। स्त्रियां भी फुर्सत के क्षणों में सूत काटने का कार्य करती थी। आचार, पापड़, मंगोड़ी आदि बनाना, उनसे लाभ कमाना, आर्थिक दशा में सुधार लाना एक आम बात होने लगी थी। लोग इसको काफ़ी अपनाने लगे थे, इस सोच को और इन तरीक़ों को। ये सब गांधी जी के प्रयासों के फलस्वरूप ही हो रहा था। शिक्षा की व्यवस्था करना। गांधी जी ने महसूस किया था कि लोगों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता तभी पूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है जब व्यक्ति शिक्षित हो। शिक्षित होने पर ही उनके सोचने, समझने, तर्क करने की शक्तियाँ डेवलप हो सकती हैं और उनमें विकसित हो सकती हैं। स्वतंत्रता संग्राम में विजयी होने के लिए छपित सामग्री का जन जन तक प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी था। ये सामग्रियाँ तभी लाभदायक सिद्ध होती जब लोग पढ़े लिखे थे हो। बिना पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच आप छपित सामग्रियों का क्या उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने मूलभूत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। कई स्कूल खोले, कई प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना की ताकि लोगों को शिक्षा का महत्व समझ में आए और लोग शिक्षित हों। नेक्स्ट है सांप्रदायिक एकता की भावना। भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए सांप्रदायिक एकता की भावना का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। 1923 के बाद असहयोग आंदोलन का जोर जब कम होने लगा था तो मुस्लिम लोग और हिंदू महासभा दोबारा सक्रिय उठे थे। देश में कई सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे। गांधी जी ने आह्वान किया कि देश की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम का एक होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सभी धर्म के प्रति आदर भाव रखने के लोगों से प्रार्थनाएं की थी और अपने आश्रम में सर्वधर्म प्रार्थना गृह भी किया था, जहाँ सभी धर्म के लोग एकत्रित होते थे और प्रार्थना करते थे। 1947 में जब सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी, तब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारकाट कर रहे थे। तब केवल गांधी जी ही अकेले थे जो कलकत्ता की सड़कों पर इस दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसी कारण तत्कालीन गवर्नर जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने वन मैन आर्मी की संज्ञा दी थी गांधी जी के लिए। उनके इन्हीं प्रयासों के लिए उन्हें वन मैन आर्मी कहा जाता था। नेक्स्ट है सत्य के पुजारी। गांधी जी का मुख्य हथियार ही सत्य और अहिंसा था, जिसकी बदौलत उन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए और अनंत अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य के इस असत्य को सामने लाने के लिए अंग्रेज भारतीयों के हित के लिए ही यहाँ आए हैं। अंग्रेज कहा करते थे कि अंग्रेज भारतीयों के हित के लिए यहाँ आए हैं। इस पूर्ण असत्य को उजागर करने का प्रयास किया जनता के सामने। अंग्रेज़ों ने जो औपनिवेशिक नीतियाँ बनाई थीं वे भारतीयों को निर्धन और दमन करने के इरादे से बनाई गई थी। ये सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार, इन सब चीज़ों का जो उजागर है लोगों तक, जनता तक, गांधी जी के प्रयासों के फलस्वरूप संभव हो पाया था कि कृषक, किसान, बुनकर, श्रमिक, विद्यार्थियों का संगठन बनाना।
गांधी जी मुख्य रूप से संगठन की नीति पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि संगठन से अनेकानेक जटिल से जटिल कार्य भी आसानी से संभव हो सकते हैं। उन्होंने कई संगठन बनाए, जैसे गो सेवा संघ, खादी विद्यालय, सेवाग्राम, गांधी आश्रम, संपूर्ण भारत ग्रामोद्योग संगठन, गांधी निकेतन, गांधी ग्राम, डिंडीगल, गांधी सेवा सदन, कस्तूरबा आश्रम, त्रिचूर आदि। गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम प्रजातंत्र पर आधारित था, इसलिए कहा जाता है यह लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों का कार्यक्रम था, जिसमें सभी की सहभागिता की आवश्यकता थी। सामान्य विचार भी सिद्धांत बन जाया करते थे। विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, मीराबेन, धीरेन्द्र मजूमदार, सरोजिनी नायडू, ये जितने भी नेता थे इन सबको गांधी जी ने ही तैयार किया था। उनका सत्याग्रह आश्रम, साबरमती, सेवाग्राम, वर्धा, ये सब न केवल प्रशिक्षण केंद्र थे अपितु भारत के पवित्र तीर्थस्थलों के रूप में भी स्थापित किए गए, जहां भारत की आज़ादी के लिए और भारत के उन्नति और विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जाते थे। प्राकृतिक चिकित्सा की जननी भी भारत को माना जाता है और अंग्रेज़ों के कारण अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति हमारे देश में काफ़ी लोकप्रिय हो रही थी, जिस पर काफ़ी पैसा व्यय होने लगा था। लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वे दवाइयाँ खरीद सकें, और जिस वजह से वे बीमारी से काफ़ी ग्रसित हो रहे थे और उनकी स्थिति दयनीय होती चली जा रही थी। गांधी जी ने ये सब देखा और स्वीकार किया। उन्होंने अपने आश्रम में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को लागू किया। लोगों का इलाज इस पद्धति से होने लगा और स्वस्थ होने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोगों में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के प्रति विश्वास पैदा होने लगा और लोग उसे अपनाने भी लगे। गांधी जी के एक आह्वान से सारे भारतवासी सर्वस्व लुटाने को तैयार हो जाया करते थे उस समय, जिनके आगे अंग्रेजी सेना ने इसी वजह से घुटने टेके थे। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम इतने विस्तृत हैं, इतने कल्याणकारी हैं कि हमारे एक छोटे से टॉपिक के रूप में उन्हें कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। उनके द्वारा कई प्रयास किए गए थे, जिनको मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप इसे पढ़िएगा। अगर कोई डाउट्स हों तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। ये जो अब तक हम जितने भी परियोजनाएं और प्रोजेक्ट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ब्रिटिश काल के समय की पढ़ी, फिर फिरका योजना पढ़ी, गुड़गांव परियोजना पढ़ी, मार्थिंडम पढ़ा, GVS पढ़ा, गांधी जी की जो हम विचार के जो हम कार्यक्रम आज हम डिस्कस कर रहे थे, ये सब स्वतंत्रता से पूर्व के कार्यक्रमों के अंतर्गत थे। हमने 2 भागों में डिवाइड किए थे इन कार्यक्रमों को। एक स्वतंत्रता से पूर्व किए गए पूर्व की गई गतिविधियाँ और एक स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात की जाने वाली गतिविधियाँ। तो अब तक हम जितने भी प्रोजेक्ट्स और परियोजनाएं पढ़ रहे थे, वो सब हम स्वतंत्रता से पूर्व की गतिविधियों के अंतर्गत पढ़ रहे थे। अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेकंड, वो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किए जाने वाली प्रसार गतिविधियाँ, जो हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब तक जितना भी मैंने आपको डिस्कस किया है, सारी जो प्रोजेक्ट्स, अगर उनमें से कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लियर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।